बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 9, एक्सरसाइज 1.6, क्वेश्चन नंबर 2। ये स्टेटमेंट्स से मुताल्लिक़ ये तमाम क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया है वहाँ आपको इक्वेशंस गिवन थी और उनका आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में ले आके उनका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे आपको इक्वेशंस गिवन नहीं है, मेथड वही यूज़ करना है, मैट्रिक्सेस, इन्वर्जन मेथड, ग्रामर रूल। लेकिन आपको इन क्वेश्चन में 2 से लेके 6 तक आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं। आपको थोड़ा सा वर्क करके उनको वहाँ से इक्वेशंस ड्राइव करना है और उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस वही है जो आप पहले कर चुके हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहते हैं कि एक रेक्टेंगल है। अब आपको पता है रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ जो है वो सेम नहीं होती हैं, लेंथ हमेशा विड्थ से ज़्यादा होती है। तो मुख्तलिफ किस्म की रेक्टेंगल्स बनाई जा सकती हैं, जिनमें किसी रेक्टेंगल में हो सकता है लेंथ विड्थ से डबल हो, किसी में हो सकता है लेंथ विड्थ से ट्रिपल हो, 3 गुना हो, 4 गुना, 5 गुना एंड सो ऑन। जिस रेक्टेंगल की इस क्वेश्चन में बात कर रहा है उसमें कहते हैं कि एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ विड्थ से 4 गुना ज्यादा है। लेंथ इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ। ठीक हो गया। अब लिखा हुआ है यहाँ पे द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ, जिसका मतलब सादा सा है, मैं पहले बता चुका हूं कि इसका मतलब ये है कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो विड्थ से 4 गुना ज्यादा है। यहां तक जो उसने बात मुकम्मल की है हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर वो कहता है द पेरीमीटर इज, यानी उस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो 150 सेंटीमीटर है। अब आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला पढ़ रखा है कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है उसका फार्मूला होता है 2 into लेंथ प्लस विड्थ। अब आप इस पेरीमीटर से अलग इक्वेशन बनाएंगे और पहली जो उसने स्टेटमेंट दी है विड्थ तक, इसकी हम अलग इक्वेशन बनाएंगे। तो फिर उसको कहता है फाइंड इट्स डायमेंशंस। रेक्टेंगल की डायमेंशंस क्या होंगी? 2 ही है, लेंथ और विड्थ। यानी वो कहना चाहता है कि उस रेक्टेंगल की लेंथ फाइंड करो और विड्थ फाइंड करो, उसको डायमेंशंस का नाम दे दिए। तो सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे? आपने चूंकि लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करनी है, इसलिए पहले आप सपोज कर लेंगे, लेट कर लेंगे एक आर्बिट्रेरी नाम, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को आपने सपोज कर लेना है x के इक्वल और विड्थ को आपने y के इक्वल लेट कर लेना है। यहाँ मैंने डायग्राम बनाई है, रेक्टेंगल है, इस लेंथ को मैंने x का नाम दे दिया है और विड्थ को मैंने y का नाम दे दिया। मेंशन हो गया। अब आपने बढ़ना है, पहली जो कंडीशन दी हुई है उसने कि लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ, यानी लेंथ विड्थ से 4 गुना ज्यादा है। यानी इसका सिंपली ये मतलब हुआ कि अगर विड्थ चूंकि कम है, विड्थ को 4 से मल्टीप्लाई करें तो फिर वो लेंथ के इक्वल आ जाए। हमने देखना है कि कोई किससे छोटा हो, बड़ा हो, कितने गुना छोटा है, कोई वैल्यू किसी कितने गुना बड़ी है। हमने एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि वो इक्वल कब होगी, क्योंकि हमें इक्वेशंस चाहिए। इक्वेशंस ड्राइव करने के लिए हमने ये देखना होगा कि कौन किसके इक्वल कब आएगी। तो उसने कहा था लेंथ विड्थ से 4 गुना ज्यादा है, या यूं कहें विड्थ लेंथ से 4 गुना कम है। तो हमने एक ही एंगल से देखना है कि इक्वल कब होगी। इक्वल तो तभी होगी जब जो विड्थ है वो कम है, विड्थ को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो लेंथ यानी x के इक्वल आ जाएगी। तो यहां से हमने इक्वेशन बनाई है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। वो फर्स्ट लाइन से हमने ये बात ड्राइव की है कि हमने फिर मैं वही कह रहा हूं, पहले बता चुका हूं, हमने ये देखना इक्वल कब होना है, हमने इक्वेशन बनानी है। तो क्योंकि
विड्थ कम है, लेंथ ज्यादा है, तो विड्थ को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लेंथ यानी x के इक्वल आ जाएगी। हम कहेंगे लेंथ जो है वो विड्थ का 4 टाइम्स है, लेंथ विड्थ से 4 गुना ज्यादा है, यानी लेंथ जो है वो विड्थ के 4 गुना के बराबर है, क्यों कह लीजिए। तो x 4y। अब इसको इक्वेशन को जो है वो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन की क्या होती है कि जो वेरिएबल टर्म्स हैं आपने एक तरफ को रखनी है और कांस्टेंट टर्म जो है वो इक्वल की दूसरी तरफ लेके आनी होती है। तो 4y जिसका साइन यहां प्लस था उसको उधर ले गए, जाके माइनस कर दिया, इक्वल के बाद बाकी 0 रह गया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। मैं फिर बात कर रहा हूं कि इक्वेशन जो भी बनेगी हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे, यानी x और y वाले टर्म्स इक्वल की लेफ्ट साइड पे रखेंगे और कांस्टेंट टर्म्स को राइट साइड पे रखेंगे। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। अब सेकंड इक्वेशन मैंने कहा था कि जो उसने नेक्स्ट बात की है द पेरीमीटर इज 150 सेंटीमीटर, तो इससे हमने दूसरी इक्वेशन बनानी है क्योंकि उसने हमें पेरीमीटर की वैल्यू दी हुई है। हमने लिखा पेरीमीटर इज इक्वल टू 150। आप रेक्टेंगल के पेरीमीटर की जगह आपने उसका फार्मूला लिख देना है। मैंने पहले बताया कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 इनटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस विड्थ। हमने पेरीमीटर की जगह 2 लिखा, ब्रैकेट में लेंथ जिसको हमने x का नाम दिया हुआ है प्लस विड्थ जिसको y का नाम दिया हुआ है, तो लेंथ प्लस विड्थ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पेरीमीटर बन जाएगा रेक्टेंगल का इक्वल टू 150 एज इट इज। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2x हो जाएगा, 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 150। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है और ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब आप दो इक्वेशंस ड्राइव कर चुके हैं पहले की तरह, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 में तमाम पार्ट्स किए थे। वहां आपको दो इक्वेशंस का एक सिस्टम दिया होता था, उसको आपने आगे मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके मैट्रिक्स को यूज करते हुए किसी भी मेथड से, इनवेरिएंट मेथड से या क्रैमर रूल से आपने उसको सॉल्व करना होता था। तो यहाँ आपके पास दोनों इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब डेफिनेटली हमें दोनों इक्वेशंस को, क्योंकि हमें लेंथ और विड्थ फाइंड करना है, लेंथ को हमने x का नाम दिया हुआ है और विड्थ को y का नाम दिया हुआ है, तो हमें x और y फाइंड करने हैं जो कि इन दोनों इक्वेशन में एज ए वेरिएबल आ रहे हैं, जो कि इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएंगे। तो मीन हमें x और y की वैल्यूज को फाइंड करना है, तो वही हमारी लेंथ होगी और विड्थ होगी। अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में, इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म उनको कन्वर्ट कर लेना है। कैसे? इक्वेशन 1 में जो x का कोएफिशिएंट है वो 1 है और इक्वेशन 2 में जो x का कोएफिशिएंट है वो 2 है, तो दोनों x के कोएफिशिएंट्स का आपने एक कॉलम बना देना है। इसी तरह तरीके से यहां पे इक्वेशन 1 में y का जो कोएफिशिएंट है वो -4 है और इक्वेशन 2 में जो y का कोएफिशिएंट है वो +2 है, तो ये -4 2 दिस विल बी द सेकंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A। उसके बाद वही तरीका x और y जो यहाँ वेरिएबल इस्तेमाल हुए x और y है उसका मैट्रिक्स आ जाएगा। और उसके बाद कांस्टेंट टर्म, इक्वेशन 1 में कांस्टेंट टर्म 0 है और इक्वेशन 2 में कांस्टेंट टर्म 150 है, तो ये अलग से उसका मैट्रिक्स बन जाएगा। नाम दे दिया, कोएफिशिएंट का जो मैट्रिक्स होता है उसको आपने a का नाम देना होता है और वेरिएबल का जो मैट्रिक्स है उसको कैपिटल X का नाम देना होता है, और ये जो कांस्टेंट टर्म्स का जो मैट्रिक्स है उसको आपने b का नाम दे दिया। मस्ट कीप इन योर माइंड, मैंने पहले ये बताई थी कि मैट्रिक्स के अंदर जो वेरिएबल है वो इस मैट्रिक्स की के एलिमेंट्स हैं, उसको आपने स्मॉल x स्मॉल y से शो करना है, जबकि इस मैट्रिक्स को जो आपने नाम देना है वो कैपिटल X ही चलना चाहिए। अब क्योंकि आपने बोर्ड में भी अगर ये स्टेटमेंट से मुताल्लिक क्वेश्चन आता है तो आपने इसको क्रैमर रूल से करना होता है। जितने भी अब तक क्वेश्चन स्टेटमेंट से मुताल्लिक आए हैं उनको क्रैमर रूल से किया जाता है और आपको इनवेरिएंट मेथड भी अच्छे तरीके से समझाया जा चुका है। अब इन स्टेटमेंट के तमाम जो क्वेश्चंस हैं उनको मैंने आपको क्रैमर रूल से ही करवाना है। तो आपने इनको सॉल्व करने के लिए क्रैमर रूल इस्तेमाल करना है। x ax डिटरमिनेंट ओवर a डिटरमिनेंट, y a y डिटरमिनेंट ओवर a। आपने ये पहले फार्मूले पढ़ चुके हो। अब आप इसके लिए आपने ax बनाना है, a मैट्रिक्स तो आपके पास सामने ही है, ax ड्राइव करना है, ay बनाना है, उनके डिटरमिनेंट्स लेने हैं और फार्मूलों में इनकी वैल्यूज पुट करके आपने x और y की वैल्यू लेनी है। अब ax कैसे आएगा? a के फर्स्ट कॉलम को b से रिप्लेस कर देंगे,
0 150 को 1 2 की जगह लिख देंगे, जबकि a का सेकंड कॉलम एज इट इज आएगा तो आपके पास ax बनेगा। ay कैसे बनेगा? अब a का फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकंड कॉलम की जगह आपने 0 150 यानी b के मैट्रिक्स की वैल्यूज को रिप्लेस कर देना है। तो ये दो मैट्रिक्सेस आपके पास आए हुए हैं ax और ay। a आपके पास यही यूज होगा जो कि कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स कहलाता है। अब आपको a का भी डिटरमिनेंट चाहिए, ax का भी डिटरमिनेंट चाहिए। यहां फार्मूले में इन सब के डिटरमिनेंट्स जो है वो यूज करने हैं। तो हम पहले ax का डिटरमिनेंट, आप a का डिटरमिनेंट पहले निकाल लो या बाद में निकाल लो, एक ही बात है। ax का डिटरमिनेंट लेंगे तो ax की वैल्यूज लाइनें सीधी कर दी गई डिटरमिनेंट के लिए। अब आपने 0 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 0 0। अब माइनस आना चाहिए था, लेकिन माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। 150 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी 600। तो 600 प्लस 0 आंसर विल बी 600। तो ये जो वैल्यू है ax के डिटरमिनेंट की आ गई। उसके बाद हमने ay के डिटरमिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आपने ay का डिटरमिनेंट शो किया, इक्वल के बाद ay मैट्रिक्स की वैल्यूज को लिखा 1 0 2 150, लाइनें सीधी कर दी गई फॉर डिटरमिनेंट। उसके बाद आपने 150 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 150 आएगा। फिर माइनस, क्योंकि इनका साइन इनमें से किसी का माइनस नहीं है तो माइनस आएगा 2 0 0। 150 माइनस 0 आंसर इज 150। तो ये ay के डिटरमिनेंट की वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद a का हमने डिटरमिनेंट यूज करना है फार्मूलों के अंदर जो कि x और y के में गिवन है, क्रैमर ने दिए थे। तो a जो है वो एज इट इज यही इस्तेमाल होगा, 1 4 2 2 1 4 2 2। अब इसका डिटरमिनेंट खोलना है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। अब माइनस आना चाहिए था डिटरमिनेंट लेते हुए, अब वो माइनस और ये वाला माइनस माइनस प्लस कर देंगे। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 2 + 8 10। डिटरमिनेंट ऑफ a इज 10, डिटरमिनेंट ऑफ ay is 150, determinant of ax is 600. Now put these all values in equation number 3 and 4 to get the value of x and y, जिनको हमने लेंथ और विड्थ का नाम दिया हुआ है। अब इन फार्मूलों को हमने इस्तेमाल किया है, x के फार्मूले को हमने इक्वेशन 3 का नाम दिया हुआ है, y के फार्मूले इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया हुआ है। इन फार्मूलों में पहले x का फार्मूला लिखा है, उसमें ax के डिटरमिनेंट की 600 वैल्यू पुट की है और a का डिटरमिनेंट जो कि 10 आया है वो हमने नीचे पुट की है। कटिंग हुई है, कैंसिल हो गए, तो x की वैल्यू हमारे पास 60 आई। उसके बाद हमने y की वैल्यू के लिए इक्वेशन नंबर 4 को यूज किया है, y = डिटरमिनेंट ऑफ ay ओवर डिटरमिनेंट ऑफ a। ay के डिटरमिनेंट की जो वैल्यू हमारे पास आई थी दैट इज 150, सो हमने इसकी जगह 150 को यूज किया। ओवर में डिटरमिनेंट ऑफ a जो कि हमारे पास 10 आया हुआ है, 10 को यूज किया, 0 से 0 कैंसिल, आंसर इज 15। अब आपने चूंकि रेक्टेंगल की डायमेंशंस फाइंड आउट करना थी, मैंने कहा डायमेंशंस का मतलब होता है लेंथ और विड्थ, तो आपने लेंथ और विड्थ फाइंड करना थी। लेंथ को आपने x का नाम दिया हुआ था और उसकी वैल्यू आई है 60, और विड्थ को आपने y का नाम दिया हुआ था और उसकी वैल्यू 15 आई है। एंड में ये काम आपने लाजमी करना है कि चूंकि प्रीवियस क्वेश्चन में आप जब x और y की वैल्यूज आ जाती थी, हमारा क्वेश्चन एंड हो जाता था, सॉल्यूशन आ जाता था उन इक्वेशन का। लेकिन अब ये x और y जो है वो भले इन इक्वेशन का सॉल्यूशन है, लेकिन हमने इनको नाम दिया हुआ है। x जो है वो रेक्टेंगल की लेंथ है और जो y है वो रेक्टेंगल की विड्थ है। तो आपने एंड में लिखना है हेंस लेंथ, जिसको हमने x का नाम दिया हुआ है, रेक्टेंगल की है ये, वो 60 है। अब आपने यहाँ पे जो कि ये लेंथ है, आपने बुक में जो स्टेटमेंट में जो पेरीमीटर यूज किया है उसका यूनिट सेंटीमीटर था, तो डेफिनेटली फिर लेंथ का यूनिट भी सेंटीमीटर होगा और विड्थ जो कि y है उसकी वैल्यू 15 आई है, तो इसका यूनिट भी सेंटीमीटर होगा। आपने एंड में इनके यूनिट्स जो हैं वो सेंटीमीटर में लिखने हैं, बहुत जरूरी होता है ये लिखना, अदरवाइज आपके 0.5 या 1 नंबर जो है वो टेस्टों में काट लिया जाता है। डायमेंशंस फाइंड हो गई।
हमने स्टेटमेंट को पढ़ते हुए इक्वेशंस बनाई हैं। जैसा उसने स्टेटमेंट में कहा है उसी तरह हमने उसको फॉलो किया है, दो इक्वेशन बनाई है और प्रीवियस मेथड को फॉलो करके हमने उनका सॉल्यूशन निकाला है और रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ को फाइंड आउट कर लिया है। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बिल्कुल ऐसे ही है। उसी तरह रेक्टेंगल की बात की गई है, उसके पेरीमीटर की बात की गई है और एक और इक्वेशन बनती है, उसमें लेंथ और विड्थ का डिफरेंस है। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, यही डायग्राम और यही इतने स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। वो आपको नोट्स की फॉर्म में मिल जाएगा, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। हाँ, अलबत्ता जो क्वेश्चन 4 है उसका मेथड 1 और 2 से थोड़ा डिफरेंट है, तो आपको क्वेश्चन 4 समझा देते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब आप आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी कोई सी दो साइड्स इक्वल होती हैं। अब ये बात भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि जब एक ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होंगी तो उन दो साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी हमेशा इक्वल होते हैं। अच्छा, अब वो कहता है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब डेफिनेटली वो ट्रायंगल है तो उसके एंगल 3 होंगे। अब उसमें वो कहता है कि जाहिर बात है वो ट्रायंगल आइसोसेलेस है, उसकी दो साइडें इक्वल हैं तो डेफिनेटली दो एंगल्स भी इक्वल होंगे, जबकि तीसरा एंगल जो है वो डिफरेंट होगा। तो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का थर्ड एंगल है, दो एंगल तो इक्वल होंगे क्योंकि दो साइड्स इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जो थर्ड एंगल है वो बाकी दो इक्वल एंगल के सम से 16 डिग्री लेस है। क्या मतलब कि अगर दो इक्वल एंगल्स को ऐड किया जाए तो उनका आंसर 16 डिग्री ज्यादा आता है थर्ड एंगल से, या अगर दो एंगल्स का सम, इक्वल एंगल्स का सम लिया जाए तो फिर उसके मुकाबले में थर्ड एंगल उन दो एंगल्स के सम से 16 डिग्री कम रह जाता है। The third angle of an isosceles triangle is 16 degree less. Third angle is less than the sum of two equal angles. Find three angles of the triangle. तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं। कंडीशन उसने उन तीनों एंगल्स के बारे में कह दी है, बता दी है। अब आपने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाई है जिसको मैंने कहा है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसकी दो साइडें इक्वल है, तो फिर इन दोनों के इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल और इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल, ये दोनों भी इक्वल होंगे। मैंने इन दोनों को सेम नाम दे दिए, क्योंकि ये इक्वल है, दोनों को x का नाम दे दिया, इक्वल हुए तो इसलिए। जबकि ये जो ऊपर वाला एंगल है ये इसको मैंने y का नाम दे दिया, क्योंकि वो इन दोनों से डिफरेंट है, नाम भी डिफरेंट रिप्रेजेंट करती है, उसको y का नाम दे दिया। सॉल्यूशन में क्योंकि हमें इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को फाइंड करना है तो हमने आर्बिट्रेरी तौर पे इनको आरजी से नाम दे दिए हैं। लेट कर लिया कि फर्स्ट एंगल x है, सेकंड एंगल को भी हमने x का ही नाम दिया है क्योंकि दोनों इक्वल है इसलिए सेम नाम दे रहे हैं। जबकि जो थर्ड एंगल है वो इन दोनों से डिफरेंट है इसलिए हम इसको y का नाम दे दिए। अब हमने इन पर इक्वेशंस को ड्राइव करने के लिए हमने इन पर कंडीशन लगानी है जो कि क्वेश्चन में दी हुई है स्टेटमेंट में। वो ये है कि थर्ड एंगल जो है वो दो इक्वल एंगल्स के सम से 16 डिग्री लेस है। हमें चूंकि इक्वेशन चाहिए, भले थर्ड एंगल दोनों एंगल दो इक्वल एंगल के सम से लेस है, लेकिन हमने ये देखना है कि थर्ड एंगल दो इक्वल एंगल्स के सम के इक्वल कब होगा। हमने इक्वेशन ड्राइव करनी है, हमने इक्वल के लिहाज से देखना है। तो क्या होगा, अब चूंकि जो y थर्ड एंगल वो कम है, कितना कम है, 16 डिग्री कम है। किससे कम है, इन दो इक्वल एंगल्स के सम से। अब कंडीशन क्या है देखिए जरा, मैंने इन दोनों एंगल का सम बनाया है x प्लस x। अब आपको पता है जब ये दो एंगल एड अप हो जाएंगे डेफिनेटली इनका सम तीसरे एंगल से बड़ा हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के मुताबिक इन दो
एंगल्स का सम तीसरे से कितना बड़ा होगा? डेफिनेटली 16 बड़ा होगा। इक्वल कब होगा? जब आप उस कम वाले एंगल यानी y में 16 को ऐड कर दें। यानी जो एंगल कम था 16 डिग्री, उसमें अगर 16 को ऐड कर दें फिर वो इन दोनों एंगल के सम के इक्वल हो जाएगा। तो आपने कंडीशन से ये इक्वेशन बनाई है कि सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू या इज लेस देन द 16 डिग्री द थर्ड एंगल। तो फिर वो थर्ड एंगल जो है वो उसमें 16 ऐड कर देंगे तो इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल हो जाएगा। अब इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आने के लिए x और x को ऐड करें तो 2x आएगा, y को इस तरफ ले आएंगे, इसका साइन यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 16 रह जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 आपको हासिल हुई। मैं एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत थोड़ा सा ये मेंटलिक वर्क है, आपने इसको कैसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। मैं फिर कह रहा हूँ, हमने एक ही एंगल से देखना है, कोई किस चीज से किसी से लेस हो ग्रेटर हो, हमने देखना है इक्वल कब हो। यहाँ वो कह रहे हैं y लेस है तो y में 16 ऐड कर देंगे, जब 16 इसमें ऐड कर देंगे फिर वो इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी। अब ये इक्वेशन बन गई इक्वेशन नंबर 1, 2x y इज इक्वल टू 16। इक्वेशन 1 हमें हासिल हो गई। अब सॉल्यूशन के लिए तो हमें दो इक्वेशंस चाहिए होती हैं, तो दूसरी इक्वेशन कहां से ले आएंगे? यहाँ पे तो आगे कोई बात नहीं की गई जिससे हम दूसरी इक्वेशन को ड्राइव कर सके, तो लिहाजा हम एक यूनिवर्सल ट्रुथ को यूज करेंगे कि दूसरी इक्वेशन के लिए कि ये एक ट्रायंगल है, इसके एंगल जैसे भी हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, जितने भी हैं बड़ा, इन तीनों एंगल का सम हमेशा 180 होगा। तो हम लिखेंगे वी नो दैट कि इन तीनों एंगल, क्योंकि ये ट्रायंगल के हैं और किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का अगर आप सम लेते हैं, उनको ऐड कर लेते हैं तो वो 180 के इक्वल आता है। तो हमारे पास जो तीन एंगल है ट्रायंगल के, वो x है, दूसरा भी x है और तीसरा y है, इन तीनों का हमने सम ले लिया, x plus y is equal to 180। तो x plus x which is equal to 2x, y as it is, 180 as it is। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन हमें मिली है। अब आपके पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं, आपने x और y की वैल्यूज को इन दोनों इक्वेशन में से फाइंड आउट करना है, क्योंकि x को हमने फर्स्ट एंगल का नाम दिया हुआ है और यही नाम दूसरे एंगल के लिए है और y थर्ड एंगल का नाम है। अब आपने इन दोनों इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में ले आना है। मैट्रिक्स की फॉर्म में तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे ले आना होता है। दोनों इक्वेशन में जो ये इक्वेशन नंबर 1 है, x का यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है, जबकि सेकंड इक्वेशन में भी x का कोएफिशिएंट 2 है, तो x के दोनों कोएफिशिएंट को आपने मैट्रिक्स में एक कॉलम y लिख देना है। इसी तरह से इक्वेशन 1 में जो y का कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे -1 है, सिर्फ कोएफिशिएंट को लिखना है -1, और सेकंड इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट है वो +1 है, तो -1 1 वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। उसके बाद वेरिएबल का मैट्रिक्स, उसके बाद कांस्टेंट टर्म जो है 16 और 180 दोनों इक्वेशन में है, तो ये सेकंड मैट्रिक्स बना दिया। नाम रखा है इस मैट्रिक्स का A, इसका x कैपिटल X और इसको आपने कैपिटल B का नाम दिया। क्योंकि हमने क्रैमर रूल यूज करना है इसको सॉल्व करने के लिए, इन्वर्जन भी लगा सकते हैं, प्रेफरेबली हम इसको क्रैमर रूल से कर रहे हैं, तो हमें क्रैमर ने x के लिए डायरेक्ट फार्मूला दे दिया, y के लिए भी डायरेक्ट फार्मूला दे दिया। उसी तरह से हमें ax बनाना होगा, ay बनाना होगा और इन दोनों के डिटरमिनेंट्स निकालने हैं। a का डिटरमिनेंट लेके हमने इन फार्मूलों में वैल्यूज पुट करके x और y की वैल्यूज दे दी। अब ax कैसे बनाएंगे? ax मैट्रिक्स a के फर्स्ट कॉलम को b से रिप्लेस कर देंगे, यानी 2 2 की जगह पे आपने b की जो वैल्यूज है 16 180 इसकी जगह लिख देनी है, सेकंड कॉलम एज इट इज आएगा, इन दोनों की जगह 16 180 -1 1 एज इट इज। दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड ax। a में चेंज करने से ये आएगा। ay कैसे बनेगा? उसी तरह से सेकंड कॉलम को आप b से रिप्लेस कर देंगे, 16 180 2 2 एज इट इज आएगा, तो ये ay आपके पास आएगा। अब आपने चूंकि a का डिटरमिनेंट चाहिए, पहले फाइंड आउट कर लें या बाद में कर लें, पहले हम a का इस a मैट्रिक्स का एज इट इज डिटरमिनेंट ले लेते हैं 2 2 -1 1। a का डिटरमिनेंट ले लें
तो 2 को 1 से करेंगे, 2 1 जा 2, फिर माइनस लगाएंगे, वो माइनस इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस कर देगा इसको, और 2 1 जा 2, एक डिटरमिनेंट जो है वो 4 आएगा। इसी तरीके से ax का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। ax के गिर्द लाइनें सीधी कर देंगे डिटरमिनेंट की, इक्वल के बाद ax की वैल्यूज को लिखकर इनकी जो लाइंस हैं वो भी डिटरमिनेंट वाले यूज कर लेंगे, मैट्रिक्स नहीं लगाएंगे। फिर 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 आएगा। फिर जो माइनस होगा डिटरमिनेंट लेते हुए माइनस लगाते हैं, वो माइनस इस माइनस 1 से मल्टीप्लाई होकर प्लस कर देगा। 180 को 1 से करोगे तो 180 आएगा। 180 प्लस 16 196 हो जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ax डिटरमिनेंट। उसके बाद आपको ay मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चाहिए। सो ay की गिर्द लाइनें सीधी कर देंगे। ay की वैल्यूज 2 16 2 180, 2 16 2 180 ay की वैल्यूज, और लाइनें सीधी कर दी गई डिटरमिनेंट वाली। मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 180 से 360 आएगा, फिर माइनस लगा देंगे, फिर 2 को 16 से करेंगे तो 32। इनमें से किसी का साइन नेगेटिव नहीं है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव रहने देंगे। 2 को 16 से करेंगे 32 आ जाएगा। 360 में से 32 को माइनस करें तो आंसर हमारे पास 328 आता है। अब आपके पास तमाम वैल्यूज जो कि इन दोनों फार्मूले में यूज होती हैं, डिटरमिनेंट ऑफ a भी आ चुका, ax डिटरमिनेंट भी आ चुका है, और ay का डिटरमिनेंट भी आ चुका है। अब आपने इक्वेशन 3 और 4 को, जिसमें x और y के फार्मूला दिए हैं, उन दोनों को यूज करना है। वैल्यूज पुट कर दी हैं। ax के डिटरमिनेंट की वैल्यू 196 और ओवर में डिटरमिनेंट ऑफ a इज 4, काट देंगे इसको 49 आएगा। इस तरह से y का फार्मूला जो है ये वाला ay डिटरमिनेंट 328 हमारे पास आ चुका है, और ओवर में डिटरमिनेंट ऑफ a जो कि हमारे पास 4 आया है, तो 328 ओवर 4 इसको कैंसिल किया तो 82 आंसर है। अब आपके पास x की वैल्यू 49 आ गई है, y की वैल्यू 82 आई है। तो फिर आपने सिर्फ इतना नहीं फाइंड करना था, x और y की वैल्यूज को नहीं फाइंड करना था, आपने एक ट्रायंगल के एंगल्स को फाइंड आउट करना था, तीनों एंगल्स को। तो वो आपने तीन एंगल्स, दो को x का नाम दिया हुआ था, दोनों इक्वल थे, और तीसरे को y का नाम दिया हुआ था। अब आपने लिखना है हेंस फर्स्ट एंगल जिसको हमने x सेलेक्ट किया था उसकी वैल्यू 49 होगी, जो कि हमने डिराइव की है। ऊपर डिग्री का सिंबल डालना है, क्योंकि अब आपने इसको प्रॉपर एंगल का नाम दे दिया। उसके बाद आपने सेकंड एंगल जो है वो लेट किया था, वो भी x था, वो भी x ही होगा, उसकी वैल्यू भी यही होगी 49। अब ये दो इक्वल एंगल हो गए। जो थर्ड एंगल था आपने वो y लेट किया था, और उसकी वैल्यू आपके पास 82 आई है। तो तीनों एंगल आपके पास आ चुके हैं। और अब आपने देखना ये है कि दोनों क्वेश्चंस में जो आपके पास x और y की जो वैल्यूज आई हैं, क्या उन कंडीशन के मुताबिक है या नहीं है। पहले क्वेश्चन की कंडीशन में ये कहा गया था जो लेंथ है वो विड्थ का 4 टाइम है, यानी लेंथ विड्थ से 4 गुना ज्यादा, यानी इस विड्थ को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लेंथ इक्वल आएगी। तो आपके यहाँ ये जो लेंथ आई थी क्वेश्चन नंबर 1 में, तो वो लेंथ की वैल्यू आई थी 60 और विड्थ की वैल्यू आपके पास आई है 15। तो देखिए जरा, ये वाली वैल्यू इससे 4 टाइम कम है, या लेंथ विड्थ से 4 टाइम ज्यादा है। वाकई विड्थ को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 60 के इक्वल आ जाएगी। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में उसने कहा था दो इक्वल एंगल्स हैं, जी हाँ वो 49 आए हैं। तीसरा एंगल डिफरेंट है, जी वो डिफरेंट आया 82। फिर उसने कहा था कि जो y थर्ड एंगल, वो दो इक्वल एंगल को अगर ऐड कर लें तो y उनसे 16 कम रह जाता है। तो जरा देखें, जरा 49 को 49 में ऐड करें, आंसर जो आता है वो आता है जी 98। 49 और 49 को अगर ऐड करें वो 98 आता है। तो उधर इन दोनों का जो सम होगा 98, वो उससे आप देख सकते हैं 82 से 16 डिग्री जो है वो ज्यादा है, या यूं कहें ये थर्ड एंगल जो है वो 16 डिग्री कम है इन दोनों के सम यानी 98 से। ये हमें क्लियर हो गया कि ये जो दोनों तीनों जो वैल्यूज आई हैं वो हमारे पास इन कंडीशंस के मुताबिक आई हैं। अब आपने ये आपके पास दो क्वेश्चन का मेथड आया है, थोड़ा सा डिफरेंट है प्रीवियस क्वेश्चन से, कि आपने एक स्टेटमेंट को पढ़ के जरा तवज्जो से उसमें से इक्वेशन कैसे ड्राइव करनी है और उनको कैसे
सॉल्व आउट करना है। उम्मीद करता हूँ आप इन तमाम क्वेश्चंस को रजिस्टर पे रीड करोगे, उनकी प्रैक्टिस करोगे और उसको तैयार भी करना है। अल्लाह हाफिज़।